थेरेपिस्ट है, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मैं एसीपी आमेर जयपुर कमिश्नरेट में था। एक बच्ची है 10-11 साल की बच्ची के साथ एक 17 साल के लड़के ने रैप करके उसका मर्डर कर दिया। उस वक्त हमारे डीसीपी साहब वो सब मौके पे पहुंचे और उससे पूछा कि सर मैंने रैप किया, और उस लड़की ने कहा कि मैं मेरे घर परिवार वालों को बता दूंगी, मेरी मम्मी को बता दूंगी, और मैंने साहब उसका चाकू से मैंने उसका रैप कर दिया, या जी चाकू से उसका मर्डर कर दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस आदमी की फास्ट ट्रैक से हमारे सीपी साहब, डीसीपी साहब, हम स्पेशल सब कुछ मिलके फटाफट हमने सब कुछ, केस भी जल्दी किया, उसको सजा भी हो गई, मगर उस आदमी को बहुत कम सजा हुई क्योंकि वो नाबालिग था। जी तो ऐसे नाबालिग लोगों के लिए भी ऐसे सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो 17 साल का कल 18 साल का हो जाएगा और वो ऐसे 100% दूसरे क्राइम भी करेगा। तो जी ऐसे जो नाबालिगों के नाम से जी रहे हैं और ऐसा सख्त ऐसा क्राइम कर रहे हैं, घिनौना कर रहे हैं, उन लोगों का भी कहीं कहीं कानून बनना चाहिए। जी और जहां तक ठीक है। रेप की बात है, जी फास्ट ट्रैक बनाए हैं हमारे न्यायपालिका ने, और टारगेटेड केसेस होते हैं, और उनको बकायदा पोक्सो कोर्ट बनाए हैं, और उनके लिए पुलिस को वारंट देते हैं, एसपी साहिबान सब लोग कर करा के एविडेंस भी होती है। जी फास्ट चल रहा है और गति ठीक। भी काफी है, पर जी फिर भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी है। ठीक है चंद्र सिंह जी। अमर जैदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अमर जी मैं आपका रुख करूंगा, सुना यहाँ पर आपने दोनों पैनलिस्ट को, लेकिन अमर जी जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, लगातार आप इस विषय को लेकर जो है काम करती रही हैं, ऐसे में एक सवाल आपसे यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से समय समय पर जो पुलिस की भूमिका होती है उस पर भी सवाल उठते रहे हैं, क्या जो पुलिस की भूमिका रही है इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में, क्या वो उतनी रही है जितनी होनी चाहिए पुलिस की भूमिका? क्योंकि समय समय पर ये सवाल जरूर उठते रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पुलिस की भूमिका रही है, स्लो इन्वेस्टिगेशन रही है, जिस वजह से जो आरोपी होते हैं वो या तो जेल के बाहर होते हैं या फिर वो जेल जाने के बाद जल्द ही छूट कर बाहर आ जाते हैं। जी अभिषेक, अगर हम बात करें इस पूरे मामले में, हम तो पूरी तरह से एक तरफा होकर पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पूरे सिस्टम जिस तरह से है, हमें उसके रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। हम जब भी महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर बात करते हैं, जी तो समाज में हम एक तरह की जागरूकता, महिलाओं को सशक्त बनाना और उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और ये सारी बहुत सारी हम बातें करते हैं। विक्टिम्स को सपोर्ट करने जी की बातें होती हैं। समाज में विक्टिम्स के प्रति मानसिकता को बदलना चाहिए, सेंसिटाइजेशन, ये सारी चीजें, बड़ी सारी बातें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक समय ये होना चाहिए, मैं ये बातें बहुत सालों से बोल रही हूँ कि हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स पे ध्यान देना है, जिसमें चाहे पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, चाहे ओवरऑल जुडिशियल रिफॉर्म की बात की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी बात होती है। निर्भया केस को लेकर सीमा जी यहाँ पर खुद बैठे हुए, निर्भया केस फास्ट ट्रैक केस था, उसके बावजूद भी 7 साल से ज़्यादा का समय लग गया। वो भी एक ऐसा केस जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम हुआ कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ, और हर एक इंसान इतना गुस्सा था, इतना मीडिया प्रेशर, मीडिया ट्रायल सब कुछ हुआ, उसके बाद 7 साल से ज़्यादा का समय लगा। वो जी केसेज़ या वो लड़कियाँ जो आगे निकल कर बड़ी मुश्किल से अपनी इस तरह की शिकायतें रखती, फिर उसके बाद कोर्ट उन्हें बेल जी ग्रांट कर देती है। अभी अभी बीते दिनों जो पुणे वाला मामला हुआ, उसमें वो बेल पे रिहा एक रेपिस्ट अपराधी था, उसके बाद उसने एक और फिर से रेप कर दिया। तो हमारे यहाँ जो ओवरऑल जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएँ हैं, जो कानून बने हुए हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, उनमें हमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने की आवश्यकता है, पुलिस की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना बड़ा देश है उसके कंपैरिज़न में पुलिस की संख्या आधी जी है, जजेस बहुत कम है। तो इसमें हम किसी एक डिपार्टमेंट को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, पूरा सिस्टम सुधरा जाएगा, तभी हम इस तरह के केसेज़ में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में फटाफट न्याय मिलेगा। जी लोगों का जी पूरी न्याय पालिका और इसके बिल्कुल हमारी पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल प्रति भरोसा बढ़ेगा, तभी हम इस जी तरह के केसेज़ में हम कुछ देख सकते हैं। जी बल्कि मैं तो ये ठीक कहती है। हूँ, पेरेंटिंग पे भी अमर जी लोगों को ठीक है, जिस ध्यान देना तरीके से आपने पड़ेगा। कहा, आपकी बात आ गई हम तक कि जो पूरा सिस्टम है उस पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, तभी कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो कम होते नजर आएंगे। और इस बीच में आप सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें हमारे साथ, और हमारा चौथा सर्वे जो है वो सामने आया है, और सर्वे के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो अपने दर्शकों तक हम जानकारी पहुंचा दें। सबसे पहले सवाल बता देते हैं। सवाल हमने क्या पूछा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और जल्द सजा से रेप के मामलों में कमी आएगी, इस पर ये सवाल था।
और किस तरीके से लोगों के रिएक्शन सामने आए वो आपको बता दें। इस पर 77% लोगों ने यानी कि 77% लोगों ने हाँ कहा है और 22% लोगों का कहना है नहीं। 1% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। और अब हमारे सर्वे का 5वां सवाल, उसको लेकर बात की जाए तो रेप के दोषियों को सजा के बाद समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का एक मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सवाल पूछा हमने, जिस पर हाँ कहा है 23% लोगों ने, यानी कि 23% लोगों का ये मानना है कि जो रेप के दोषी हैं उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने का एक मौका देना चाहिए। लेकिन 74% लोगों का ये कहना है कि ऐसे लोगों को समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का कोई भी मौका नहीं देना चाहिए और 3% लोगों का कहना है कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते। हमारे साथ लगातार तमाम खास मेहमान जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सीमा जी, मैं आपका रुख करूंगा और सबसे पहले सवाल आपसे यहाँ पर मैं यही करूंगा कि क्या मृत्युदंड या फिर कठोर सजा रेप की घटनाओं को कम कर सकता है? जिस तरीके से हमने आज के अपने सर्वे में सवाल भी पूछा था, वहां पर 70% से अधिक लोगों का यह मानना था कि ऐसी सजा रेपिस्टों को देनी चाहिए। देखिए अभिषेक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आज राजस्थान के गवर्नर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं या डेथ पेनल्टी से जिन लोगों को अवॉर्डेड किया जा रहा है, और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि लोगों में डर पैदा हो जिससे वो अपराध ना करें। निर्भया केस में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, उसके बावजूद भी अपराध नहीं रुके। उसके पीछे कारण क्या है कि फांसी की सजा होने के बावजूद भी लोगों के अंदर डिटरेंस नहीं है, वो डर नहीं है। अब इसके अगर हम पीछे में जाएंगे कि डर क्यों नहीं है, तो मैंने एक चीज को नोटिस किया, डर इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को ये पता है कि निर्भया केस में तो 4 को फांसी की सजा हो भी गई और वो भी 7 साल 3 महीने लग गए। जो केस इतना हाईलाइटेड था, जो केस पूरा देश चाह रहा था, विदेश में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और हर किसी की निगाह थी, उस केस में 7 ईयर लग गए। उसके बाद जो केसेस तो मीडिया में नहीं है, मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पा रहे हैं, जो बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो वो लोग, उनके हौसले बढ़ रहे हैं जो लोग ऐसा अपराध कर रहे हैं। हम डिटरेंस पैदा नहीं करें, हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपराधियों के अंदर, वो जो कल्प्रिट है उनके अंदर डर पैदा हो। सीमा जी, मतलब कहने के डर पैदा करने की जरूरत है, समाज को जागरूक करने की जरूरत है ताकि लोग जो है अपनी जिम्मेदारी भी समझ पाए। और इसी के साथ मैं चंद्र सिंह रावत जी का रुख करूंगा। चंद्र सिंह जी, सवाल यहां पर आपसे यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़े कानून होने के बावजूद भी जो न्याय है, न्याय मिलने में इतनी देरी आखिर क्यों होती है? फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये जो चल रहे हैं, बिल्कुल ये जो हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकारों ने ये जो किया है बिल्कुल ठीक किया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट कहीं न कहीं अपने काम कर रहे हैं। मगर गवाह वगैरह को कहीं हमारे जो गवाह भी हैं, कुछ हमारे अधिवक्ता साथी भी हैं, कहीं न कहीं थोड़ा इसको लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। मगर जहां तक मैं समझता हूँ, राजस्थान है, कमिश्नरेट जयपुर के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक जगह लेके जा रहे हैं। और जिस तरह, क्योंकि हम तो कर रहे हैं, हम सेवानिवृत्त होने के बाद भी हमारे किस तरह पीछे पड़े रहते हैं एविडेंस के लिए, जो हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसमें न्याय मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और आगे इसमें सुधार जो भी हो सकता है करना चाहिए। ठीक है चंद्र सिंह जी, मतलब इसमें और भी सुधार की जरूरत है। इस बीच मैं अमर जादी का रुख करूंगा। अमर जी, जिस तरीके से यहाँ पर 2 मुद्दों को लेकर मेरा आपसे सवाल है, जिसमें जहाँ स्कूल और कॉलेजों में क्या लड़कों को, महिलाओं को लेकर उनकी अगर बात की जाए समानता को लेकर, सम्मान को लेकर क्या पाठ पढ़ाने की जरूरत है? और दूसरी चीज में एड ऑन में और ये करना चाहूंगा, क्या पोर्नोग्राफी और जो गलत कंटेंट है उसका भी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम कॉलेज में पाठ्यक्रम में ये सब सिखाने की, पढ़ाने की अगर आवश्यकता की बात करें, तो स्कूल में पहले एक सामान्य वो एक मॉरल साइंस हुआ करती थी। अब वो हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में वो मॉरल साइंस नहीं है और ना ही वो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर रहा है जहाँ पर बच्चों को ये सम्मान और इस तरह की बातें सिखाई जाती थी। तो कहीं ना कहीं हम जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, माँ बाप बच्चों में वो शिक्षा और वो संस्कार नहीं डाल पा रहे हैं जो कभी हुआ करते थे, तो मुझे लगता है कि वैल्यूज और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो बच्चों को, पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही कंसेंट की बात, दूसरे जेंडर के प्रति एक दूसरे का सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट करना, लड़कियों के कंसेंट की बात, लड़कियों का सम्मान करना, ये सब सिखाना चाहिए। तो फिर कॉलेजेस में पढ़ाने की, कॉलेज में तो अडल्ट्स जाते हैं तो उनको बताने सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कूल और पेरेंटिंग लेवल पे सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे आपने ये पोर्नोग्राफी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजकल आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, चलिए पॉर्न साइट तो बहुत दूर की बात है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाइए, 90% पॉर्न आपको उस पे मिलेगा।
लिबर्टी और एक्सप्रेशन के नाम पर हमें इतना गंदा वाहियात कंटेंट मिल गया है। हमारे देश की बच्ची से लेके बूढ़ी महिला तक बिना कपड़ों के नाच रही हैं। पता नहीं क्या-क्या चल रहा है, मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन हमारे संस्कार का पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि देश किधर जा रहा है। उसका असर फिर हमें इस तरह से बच्चियों पे, मासूम लड़कियों पर नज़र आता है। जो लोग फ्री डेटा है, फ़ोन सबके पास है, लोग इस तरह का कंटेंट देखते हैं, फिर जो आस-पास इस तरह की वल्नरेबल बच्चियाँ, महिलाएँ नज़र आती हैं, तो उनको शिकार बनाते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह के कंटेंट पे जो सोशल मीडिया ख़ास तौर पे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे इनफैक्ट एक्स पे भी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो उसको सरकार को उस पे भी लगाम लगानी चाहिए। फ़ोन तो बैन करने की बात होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, उस पे कैसे बैन लगाया जाएगा? तो ज़रूरी है कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में शामिल हो, खुलकर इस पे बात हो। बच्चों के अंदर जब एडोलेसेंस एज में ये सवाल हो रहे होते हैं, तो उनको सही तरह से एड्रेस किया जाए। पेरेंट्स और टीचर्स स्कूल में एक इस तरह की कोई बॉडी या सेल हो जहाँ पर बच्चों के इस तरह के सवालों का जवाब दिया जाए, उनकी काउंसलिंग हो ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाएँ और उनकी कोई गलत दिशा ना पकड़ें। तो मुझे लगता है कि सही वक़्त पर सही दिशा दिखाना बच्चों को बहुत आवश्यक है। और फिर इस तरह के मामलों में जिस तरह के अपराधी होते हैं, ज़्यादातर वो माइग्रेंट पॉपुलेशन और वो इस तरह के लोग होते हैं जिनका सेक्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। फिर वो आधी-अधूरी जानकारी सोशल मीडिया पे इस तरह का कंटेंट देकर फिर वो इस तरह से शिकार बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सही तरह से सही पॉलिसीज़ अपनाने की ज़रूरत है। हम फ्रीडम ऑफ लिबर्टी के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पढ़े-लिखे समझदार नहीं हैं जी, और फिर वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल, पर पढ़े-लिखे और समझदार लोग भी इस तरह का बिल्कुल। कृत्य करते हैं, तो बड़ा मुश्किल है इस पर ये कह देना कि कौन गुनाह कर सकता है इस तरह का, बिल्कुल, कौन नहीं बिल्कुल कर अमर सकता जी, ज़ाहिर क्योंकि तौर पर अगर यानी कि इस तरह की शुरुआत से ही कहीं न कहीं बच्चों को माता-पिता की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि चीज़ों को लेकर जी। सिखाएँ और बताएँ कि किस तरीके से क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं और किस तरीके से महिलाओं का भी सम्मान उतना ही